हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार क्या है, किससे प्राप्त है और क्या क्या संरक्षण प्राप्त है हमें मौलिक अधिकारों में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार जो है हमारा यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है। BA फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस चल रहा है। फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट हमने कवर कर लिया। आज हम 3rd यूनिट को पढ़ रहे हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स है। मौलिक अधिकार क्या है, जो आपको हम सबको जो अधिकार प्राप्त है संविधान के द्वारा, उससे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो हम नागरिकों के अधिकार है। मौलिक अधिकार के द्वारा आज हम समाज में गरिमायुक्त जीवन को जी पा रहे हैं। समाज में लोगों के मन में छुआछूत की भावना नहीं, अनइक्वलिटी नहीं है। लोगों के मन में आज इक्वलिटी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबके प्रति लोगों की जो भावनाएं हैं वो इक्वलिटी की है। और जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, इसकी भावना नहीं है लोगों के मन में। आप बहुत देखने तो बहुत माइन्यूट मिलता है कि कोई अपने आप को श्रेष्ठ जाति का समझता है, कोई दूसरे को निम्न जाति का समझ के ऐसा मौलिक अधिकार होने के बाद भी लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकारी है हमें संरक्षण प्राप्त करता है कि चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, सबको बराबर का अधिकार है। कोई किसी के अधिकार को छीन नहीं सकता। ये हमारे मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है। तो मौलिक अधिकार क्या है, जो हमें समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने सिखाता है, जीवन जीने का जो हमें मौका है वो देता है। तो मौलिक अधिकार नहीं होता तो आज भी लोगों के साथ ऐसे बर्ताव किए जाते। जैसे पहले हमारे पास मौलिक अधिकार नहीं थे तो महिलाओं का अधिकार नहीं दिया गया था, महिलाएं पढ़ती नहीं थी। और आज के टाइम पर देखें तो जो मौलिक अधिकार हमें जब से मिले, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला है और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और बात करें तो पहले अनटचेबिलिटी थी, आज के टाइम पर देखें तो अनटचेबिलिटी बहुत कम माइन्यूटली देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम सबके लिए एक मौलिक अधिकार जो संविधान में लिखा हुआ है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मौलिक अधिकार नहीं होता तो आज भी हमारे साथ वही होना था जो वर्षों पहले होता रहा था। देखिए, मौलिक अधिकार को समझते हैं। व्यक्ति के जीवन की एक सर्वोपरि अभिलाषा है श्रेष्ठ और आदर्शपूर्ण जीवन का व्यतीत होना। यानी हर कोई चाहता है, सबकी ये इच्छा होती है कि जो हम श्रेष्ठ जीवन जिए, यानी गौरवपूर्ण या आदर्शपूर्ण जीवन को व्यतीत करें। हर कोई अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, समाज में उससे सम्मान मिले, गरिमा मिले, हर कोई चाहता है। तो इसके लिए जो है मौलिक अधिकार हमें संरक्षण देता है। अगर मौलिक अधिकार नहीं होता तो हर कोई अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता और दूसरे को निम्न समझ के उसके साथ मिसबिहेव करता। और जैसे पहले किया जाता था वही जीवन हमारा भी होता अगर हमारे पास मौलिक अधिकार नहीं होता। देखिए, इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए उसे समाज से स्वतंत्रता और विभिन्न सुविधाओं की अपेक्षा की रहती है। यानी जो अभिलाषा हमारी क्या है कि हम आदर्शपूर्ण जीवन को व्यतीत करें। तो ये जो अभिलाषाएं हैं और जो समाज से हमें स्वतंत्रता और विभिन्न सुविधाओं की अपेक्षा रहती है, क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो सबको इक्वलिटी की, जो इक्वलिटी है वो हर किसी को प्रदान है, तो हर कोई चाहता है। इसके अभाव में मानव आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आदि किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता। अगर हमारे पास मौलिक अधिकार नहीं है तो मौलिक अधिकार नहीं होगा तो लोगों को हर अधिकार, लोगों को इक्वलिटी नहीं रहेगी, लोगों में इक्वलिटी नहीं रहेगी। जैसे शैक्षणिक अधिकार की बात कर ले, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और शैक्षणिक अधिकार हैं। तो शैक्षणिक अधिकार की बात करें तो जैसे वर्षों पहले महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जाता था, आज के टाइम पर अगर हमारे पास अधिकार नहीं होता तो आज भी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती। आर्थिक विकास की बात करें तो देखिए, सामाजिक शैक्षणिक विकास कैसे हुआ, आज भी महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं, कितना प्रोग्रेस कर रही हैं। और आर्थिक विकास की बात करें तो जब दोनों लोग पढ़ रहे हैं, दोनों लोग, तो आर्थिक विकास होना संभव है और सामाजिक विकास भी होना संभव है। तो जो मौलिक अधिकार है इसके थ्रू क्या हो सकता है, सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है। अगर मौलिक अधिकार नहीं होता तो ये जो विकास है वो संभव नहीं था। इन आधारभूत स्वतंत्रताओं और सुविधाओं को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये जो हमारे स्वतंत्रता है, जो हमें सुविधा प्राप्त है, उसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। आज हम सब कहते हैं कि आज हर किसी को बोलने का अधिकार है, हर किसी को, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर कोई जो है अपने मौलिक अधिकार को एक्सेप्ट करता है। मौलिक अधिकार के जो हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम समाज में ऐसे जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं। देखिए, प्रोलास्की का मत है। प्रोलास्की क्या कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति प्राय अपना विकास नहीं कर सकता। अगर हमारे पास अधिकार नहीं होता तो विकास करना पॉसिबल नहीं था। अगर हमारे पास इतने सारे हमें अधिकार प्राप्त नहीं होते तो हम अपना विकास नहीं कर सकते थे। अतः व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार अपरिहार्य होते हैं उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी व्यक्ति का जो
सर्वांगीण विकास होता है। मौलिक अधिकार के थ्रू व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। देखिए ये अधिकार यहाँ से देखते हैं, ये वे अधिकार हैं जिन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। यानी मौलिक अधिकार कैसे अधिकार है, इन्हें संविधान के द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त है। यदि आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो आप कोर्ट जा करके न्याय की अपील कर सकते हैं। मौलिक अधिकार के खिलाफ जो है मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार को संरक्षण इसीलिए प्राप्त किया गया है क्योंकि अगर आपके कोई अधिकारों का हनन करता है तो आप कोर्ट जा करके न्याय की अपील कर सकते हैं, ताकि सत्ताधारी दल बहुमत के जोश में आकर, सत्ताधारी दल जो होते हैं, जो अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं, वो बहुमत के जोश में आकर क्या करते हैं, लोगों के अधिकार छीन लेते हैं, लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो इसीलिए संविधान को संरक्षण प्राप्त है। जो हमारे मौलिक अधिकार इसे संरक्षण क्यों प्राप्त है, ताकि सत्ताधारी जो है वो जोश में आकर के, अलग अलग पार्टी के लोग जोश में आकर के जो है हमारे अधिकार को छीन न सके, इसलिए हमें जो मौलिक अधिकार है इसे संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इसी बात को दृष्टि में रखकर फ्रांस, अमेरिका आदि देशों की भांति भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया। यानी जिस तरीके से फ्रांस में, अमेरिका में ऐसे जो कंट्री है वहाँ पर मौलिक अधिकार लोगों को प्राप्त है, इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए हर नागरिक समाज में उतने ही सम्मान से जी सके जितना वो चाहता है, तो इसके लिए जो है मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें मानना हमारी संघीय सरकार और राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। देखिए क्या कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार कैसे अधिकार हैं, वे अधिकार हैं जिन्हें मानना हमारी संघीय सरकार और राज्य सरकार के लिए अनिवार्य। यानी मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, नागरिकों के मौलिक अधिकार को हर कोई मानेगा। ये अनिवार्य है कि चाहे कोई भी सरकार हो, मौलिक अधिकारों को मानना ही पड़ेगा। देखिए, यदि ये सरकारें इन अधिकारों का हनन करती है तो इनके विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि सरकार हमारे साथ अधिकारों को लेकर के हमारा हनन करती है तो इसके विरुद्ध भी हम न्यायालय जाकर न्याय की अपील कर सकते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो मौलिक अधिकार कैसे हैं, जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार हर किसी नागरिक को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्राप्त किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, और व्यक्ति के इन अधिकारों को राज्य भी व्यक्ति के अधिकारों में राज्य भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसके बाद देखते हैं, संविधान में मौलिक अधिकारों और उनसे संबंधित व्यवस्था के संबंध में वैसा नहीं है जैसे कि अन्य देशों के संविधान के अधिकार पत्र हैं। जैसे हर देशों के संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनके एक अधिकार पत्र है, ऐसा भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र निम्नलिखित, जो भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार है उनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं अपने भारतीय जो मौलिक अधिकार है उसके देखते हैं यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं। सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक अधिकार पत्र, जो हमारा मौलिक अधिकार है वो सर्वाधिक बड़ा है यानी विस्तृत है एवं व्यापक है अधिकार पत्र जो हमारा है। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन दूसरे देशों के संविधान की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत, यानी दूसरे देशों के संविधान में मौलिक अधिकारों को जितना मौलिक अधिकार है उससे अपना जो मौलिक अधिकार है वो विस्तृत है यानी बड़ा है। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 यानी पार्ट 3 में किया गया। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, भाग 1 में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में था, और भाग 2 में नागरिकता थी जो हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा, और भाग 3 जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है जो हम थर्ड यूनिट में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल की बात करेंगे तो 12 से लेकर के 30 तक जो हमारे मौलिक अधिकार है, 12 से लेकर 30 तक, और आर्टिकल नंबर 32 भी, पहले 32 तक था। देखिए, 12 से लेकर के 35 तक जो अपने मौलिक अधिकार है इनका वर्णन किया गया है, और देखें तो 12 से लेकर के 30 तक दिया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल नंबर जो 31 था संपत्ति का अधिकार, उसे अब समाप्त कर दिया गया है, और आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अपने मौलिक अधिकार में आता है। यानी हम टोटल कहें तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए, और 32 से 35 तक है, यानी कुल कहें तो 12 से लेकर 35 तक है, उसमें आर्टिकल नंबर 31 नहीं है। इनमें भी कई अनुच्छेद बहुत लंबे हैं, यानी जो अनुच्छेद है उसमें कई भी पार्ट्स है। जैसे अनुच्छेद कोई है, आर्टिकल नंबर 19 की बात करें तो उसके भी कई पार्ट्स से 1-2 करके अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। अकेले अनुच्छेद 19 में ही 450 शब्द है। देखिए, आर्टिकल नंबर जो 19 है उसमें
केवल 450 शब्द हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था करने के प्रयास में ही अधिकार पत्र इतना विस्तृत एवं व्यापक हो गया। यानी जो मौलिक अधिकार के संबंध में पूरी तरीके से और स्पष्ट तरीके से व्यवस्था करने का जो प्रयास किया गया है, ताकि हर कोई इतना समझ सके अपने अधिकारों के बारे में, हर किसी को समझ हो। और जो है इसको विस्तृत करने, ये अपना जो मौलिक अधिकार इतना विस्तृत कैसे हुआ, जो इसके अधिकार है, जो इसके स्पष्ट पूर्ण, देखिए यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था करने के प्रयास से, यानी कि स्पष्ट है, मौलिक अधिकार स्पष्ट रहे और पूरा रहे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो अपना मौलिक अधिकार है वो विस्तृत और व्यापक हो गया है। और दूसरी जो विशेषताएं हैं, अब हम अपने मौलिक अधिकार की विशेषता पढ़ रहे हैं। पहली विशेषता हमने क्या देखा कि सर्वाधिक विस्तृत है, यानी सब बहुत बड़ा है अपना मौलिक अधिकार। दूसरा क्या है, मौलिक अधिकार सीमित है, निरपेक्ष नहीं, यानी जो मौलिक अधिकार है ये सीमित है, निरपेक्ष नहीं है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए अमेरिका में नागरिकों के अधिकार निरपेक्ष हैं, यानी अमेरिका में जो है वो नागरिकों के अधिकार कैसे हैं, निरपेक्ष हैं। परंतु भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार सीमित हैं। अपने जो अधिकार है, नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो क्या है, सीमित हैं। इनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित में सीमित करने की व्यवस्था की गई, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, जो समाज के हित के लिए, सामाजिक हित देख सकते हैं, समाज के हित के लिए जो स्वतंत्रता है उसको सीमित किया गया। इसकी व्यवस्था अपने मौलिक अधिकार में की गई है। संविधान में ही नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ प्रतिबंधों की व्यवस्था भी कर दी गई, यानी जो नागरिकों को अधिकार तो प्रदान किए गए, लेकिन प्रतिबंध भी उन पर लगाया गया कि नागरिक क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको कौन सी अधिकार है, इसके बारे में भी डिफाइन किया गया है, और वो क्या नहीं कर सकते हैं इसके बारे में भी डिफाइन किया गया है। जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के आदर्शों में संतुलन बना रहे, जिससे हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये जो हमारे मौलिक अधिकार में हमें जो अधिकार प्राप्त है, देखिए यहाँ देख सकते हैं अधिकारों के साथ साथ प्रतिबंध की व्यवस्था क्यों की गई है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो बना रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लोगों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। उसके बाद देखते हैं जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, व्यवहारिकता पर आधारित। इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान में, देखिए भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार केवल सिद्धांत नहीं है, यानी जो अपने संविधान में मौलिक अधिकार है वो केवल एक सिद्धांत मात्र नहीं है, वरन वास्तविकता पर आधारित, यानी जो हमारे अधिकार है वो वास्तविक है, वास्तविकता पर आधारित है। इसका मतलब वो केवल सिद्धांत नहीं है कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए, बल्कि वास्तविकता है, लोग मानते हैं। उसके बाद देखते हैं आधारित है और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है, लोगों के लिए क्या है, उपयोगी है। इसमें सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों, आदिम जातियों, आदिम जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की उन्नति व विकास के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। यानी जो अपने मौलिक अधिकार है ये सिद्धांत नहीं है, ये वास्तविकता है, इसे मानना चाहता है लोगों के द्वारा। और जो अपने मौलिक अधिकार है इसमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यानी समानता का अधिकार क्या होता है कि लोगों के साथ अनइक्वलिटी की भावना नहीं रहे, लोगों के मन में सबके साथ इक्वलिटी की भावना रहे, यानी समानता रहे लोगों के साथ। और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में भी डिफाइन किया गया, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई, अल्पसंख्यकों के लिए। और जनजातियों के लिए, जातियों के लिए आदिम जनजाति यानी पिछड़े वर्ग के जो जाति हैं, जनजाति हैं, उनके लिए, और पिछड़े वर्गों की जो उन्नति है उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए और उनके विकास के लिए जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि आज भी लोगों को देखें, जैसे अपने देश में क्या था, जब मौलिक अधिकार नहीं थे तो लोग अपने आप को श्रेष्ठ जाति का समझते थे। तो जो श्रेष्ठ जाति के समझते थे लोगों अपने आप को, वो जो थे हर क्षेत्र में आगे हो जाते थे, और जो जिन्हें निम्न जाति का समझते थे वो हर क्षेत्र में पीछे रह जाते थे। तो आज भी वो संख्या जो रही है देखने को मिलेगा कि आज भी लोग पीछे ही रह गए, जो पहले से पीछे थे वो अभी भी उस स्तर पर नहीं आ चुके हैं, वो अभी तक पीछे हैं। तो उनके जो विकास है, उनका जो उन्नति है, उसके लिए उन्हें विशेष व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं, ताकि वो भी उस स्तर पर आ जाएं। जो उनका लेवल है वो भी समान रहे, सब चाहे किसी भी जाति के हों, सबका लेवल समान रहे। इसलिए क्या हुआ है, जो अल्पसंख्यक है और जो जनजाति क्षेत्र से आते हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों से आते हैं, जो पिछड़े वर्गों से आते हैं, उनकी उन्नति के लिए क्या है, उनके विशेष विकास के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई, ताकि उनका लेवल जो है वो समान रहे।
अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं भाषा संबंधी हितों की व्यवस्था की गई। यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी जो है शिक्षा के बारे में, उनकी भाषा के बारे में जो है उनके हित के लिए व्यवस्थाएं की गई कि वो अपनी भाषा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उनकी जो भाषा है, उनकी जो शिक्षा प्रणाली है उसको संरक्षित किया जा सकता है, उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। और फोर्थ कंडीशन क्या है? न्यायालय द्वारा संरक्षण। जो मौलिक अधिकार है इसे न्यायालय के द्वारा संरक्षण भी प्राप्त है। तो किस प्रकार से हमें न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त है देखते हैं। मौलिक अधिकार पूर्ण रूप में वैधानिक अधिकार है, यानी जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? लीगल है, इलीगल नहीं है। मौलिक अधिकार पूर्ण रूप में वैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिकृत किया गया। यानी भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है इसमें क्या किया गया है? न्यायपालिका जो होती है, न्याय दिलाती है, उसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो रक्षा के लिए अधिकृत किया गया है न्यायपालिका को। संविधान के अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल नंबर 32 की बात करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसके अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक अपने इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। आर्टिकल नंबर जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या बताया गया है कि यदि किसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के न्याय की अपील कर सकता है। तो इसके बारे में आर्टिकल नंबर 32 में डिफाइन किया गया है। व्यवस्थापिकाओं द्वारा बनाए गए जो मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप में प्रतिबंधित करते हो, न्यायालय अवैध घोषित कर सकते हैं। यानी जो मौलिक अधिकार है उन्हें मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाएंगे, या जो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो लोगों के, जो नागरिक हैं उनके हित के लिए नहीं, तो उस पर न्यायालय जो है अवैध घोषित कर देता है। चूंकि भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त है, यानी जो भारतीय न्यायपालिका है, देखिए भारतीय जो न्यायपालिका है वो भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त है, जो हमारे मौलिक अधिकार है। इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा दिए गए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32 हमने पढ़ा, उसके अंतर्गत आदेश निर्गत कर सकती है। यानी जो हमें न्यायपालिका है वो क्या है? अपने न्यायपालिका के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हमें, जब हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो न्यायपालिका हमें न्याय दिला सकती है। न्यायपालिका जो है हमें न्याय दिलाती है। तो अपने मौलिक अधिकार इतने इम्पोर्टेंट है कि यदि हमारे कोई भी वर्ग हो, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो, कहीं भी रहने वाला हो, उसके साथ इक्वलिटी की जो भावना है वो बनी रहेगी। ये हमें संविधान और जो हमारे मौलिक अधिकार ये संरक्षण देते हैं। राज्य के सामान्य कानूनों से ऊपर जो अपने मौलिक अधिकार है वो सामान्य कानूनों से ऊपर, यानी मौलिक अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता। जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाएंगे। मौलिक अधिकार संसद अथवा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर, यानी जो संसद या विधानमंडल, मौलिक अधिकार तो संविधान में लिखित है। यदि संसद कोई नया कानून बनाती है, कोई नया नियम बनाती है, या विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बनाए जाते हैं तो वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही कानून को बनाया जाएगा। संघीय सरकार या राज्य सरकारें इनका हनन नहीं कर सकती, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती हैं। अब देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकार को कब कब हटाया जा सकता है, इसके बारे में भी बताया गया है कि मौलिक अधिकार को कब छीना जा सकता है। सामान्यतः कोई लोग मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते। कोई ऐसी कंडीशन रही जिसके कारण मौलिक अधिकारों का निलंबन करना पड़ा तो वो किया जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कब किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की एक विशेषता यह है कि इन अधिकारों को राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से निलंबित किया जा सकता है। यानी मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जाएगा? जब देश की रक्षा के बारे में बात आएगी, जब लोगों की सुरक्षा के बारे में बात आएगी तो इसको निलंबित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? संकट काल में, जब कोई स्थिति ऐसी हो, संकट काल की स्थिति हो। देखिए संकट काल की स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, हर कोई मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है, केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है। तो वो कब किया जाएगा? संकट काल की स्थिति होगी उसी टाइम पर वह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, कैसे जुड़े, और आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 तक भाग नंबर 3 में है। मौलिक अधिकारों के बारे में समझ में आए कि किससे कहते हैं, नागरिकों को प्राप्त है और कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है कौन कौन से हमें प्राप्त है, उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, जो हम नागरिकों को प्राप्त है। देखिए
भारतीय संविधान के भाग 2 द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। यानी पहले हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। वर्तमान की बात करेंगे तो 6 मौलिक अधिकार है। परंतु सन 1900, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 1978 रहेगा। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर 1978 रहेगा। 1 मिनट। तो अपने मौलिक अधिकार है, पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है अपने मौलिक अधिकार की संख्या कितनी रह गई? 6 रह गई। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए यहाँ पर द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब केवल एक साधारण कानूनी अधिकार के रूप में ही रह गया। यानी अब जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लोगों ने उसका गलत उपयोग किया, मिसयूज किया, जिसके कारण उसे संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों में उसे नहीं जोड़ा गया है। अब वो क्या है? कानूनी अधिकार है। यहाँ देख सकते हैं कानूनी अधिकार के रूप में ही रह गया है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार है। अब 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं जो हम नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त हैं उनके बारे में। प्रेजेंट टाइम में हमें कितने अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार, 6 फंडामेंटल राइट्स हम नागरिकों को प्राप्त हैं। इससे पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। देखिए जो हमें अब अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो है फर्स्ट है वो समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। इसके बारे में डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक। इसमें 5 आर्टिकल है जिसमें डिफाइन किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। इसके बारे में समझते हैं। पहला क्या है? आर्टिकल नंबर 14 की बात करेंगे। विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण, यानी कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होंगे। जो देश के नागरिक है उनके लिए समान कानून है और कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या किसी भी स्तर के लोग हों। कानून के सामने सभी को बराबर समझा जाएगा। और समान संरक्षण की बात की गई है, लोगों के लिए समान संरक्षण भी है। आर्टिकल नंबर 15 की बात करते हैं। जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल नंबर 15 में यह डिफाइन किया गया है कि चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे कोई धर्म मानने वाला, उसका वंश कुछ भी हो, उसका जन्म स्थान, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, इस आधार पर यानी कास्ट के आधार पर, धर्म यानी जाति के आधार पर, और वंश और जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस के आधार पर भी लोगों के साथ मिसबिहेव यानी बुरा बर्ताव या भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल नंबर 15 में डिफाइन किया गया है। जैसे आर्टिकल नंबर 15 में बहुत सारे जो सब क्लोज थे उसमें क्या है कि आर्टिकल नंबर 15(2) में डिफाइन किया गया था कि जाति, धर्म, वंश या जन्म स्थान के आधार पर होटल में या दुकानों पर लोगों के साथ छुआछूत की भावना जो है ये लोगों के मन में नहीं रहेगी। इसका भी अंत किया गया है। यानी जाति, धर्म, वंश और जन्म स्थान के आधार पर लोगों के साथ होटल हो या कहीं पब्लिक प्लेस हो वहाँ पर मिसबिहेव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 की बात करते हैं। लोक नियोजन की समानता यानी सरकारी नौकरी की जो समानता है इसके बारे में आर्टिकल नंबर 16 में डिफाइन किया गया। आर्टिकल 16 क्या है? सरकारी नौकरी में हर कोई फॉर्म भर सकता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, लोग क्या कर सकते हैं? सबको समानता प्राप्त है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 17 की बात करते हैं। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का जो अंत है इसके बारे में आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया कि लोगों के मन में छुआछूत की भावना नहीं रहनी चाहिए। किसी के प्रति लोगों छुआछूत का जो भावना है, छुआछूत जो है ये नहीं करेंगे, ऐसा आर्टिकल नंबर 17 में डिफाइन किया गया है। अस्पृश्यता पहले अपने देश में जब मौलिक अधिकार नहीं थे तो जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे लोग और जिन्हें निम्न मानते थे, निम्न जाति का मानते थे, उनके साथ छुआछूत की जो भावना थी इसे अपनाते थे। आर्टिकल नंबर 18 की बात करेंगे। उपाधियों का अंत है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी उपाधि को नहीं ग्रहण कर सकता है शिक्षा और सेना में छोड़ करके। सेना में आप देख सकते हैं अलग अलग उपाधियां होती हैं और शिक्षा में, और किसी भी जगह या कोई भी व्यक्ति हो किसी भी उपाधि को नहीं ग्रहण कर सकता। इसका अंत आर्टिकल नंबर 18 में किया गया है। दूसरा जो अपना मौलिक अधिकार है कौन सा है? पहला था राइट टू इक्वलिटी और दूसरा है
समानता का अधिकार हमने पढ़ा, पहला राइट टू इक्वलिटी, और दूसरा पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है, देखते हैं। लोकतांत्रिक उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम दिया गया है। इस अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रता है इसके बारे में पढ़ते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, देखिए 19 आर्टिकल नंबर 19A में क्या लिखा हुआ है, वाक यानी बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति अपनी जो भावनाएं से व्यक्त करने की जो आज़ादी है वो लोगों को प्राप्त है। इसमें जो 5-6 आर्टिकल है इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता यानी लोगों को प्रेस की आज़ादी दी गई है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की दी गई है। जानने का अधिकार जो है ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। और शांत रहने का जो अधिकार है, व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार बोल सकता है या चुप रह सकता है, इसका भी अधिकार दिया हुआ है। और इंटरनेट का जो प्रयोग है ये 2017 में इसका भी अधिकार लोगों को दिया गया है। 19(1)(b) पढ़ते हैं, इसमें क्या हुआ है, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता यानी लोग शांतिपूर्वक और निशस्त्र यानी बिना किसी शस्त्र के सम्मेलन कर सकते हैं। इसके बारे में 19(1)(b) में डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं 19(1)(c) में क्या है, संघ यानी सभा, संघ एवं सहकारी समितियां बनाना यानी लोग सभा इकट्ठा कर सकते हैं, सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। इसके बारे में आज़ादी दी गई है 19(1)(c) में। 19(1)(d) की बात करते हैं। 19(1)(d) में क्या है, भारत में कहीं भी घूमने की जो आज़ादी है ये 19(1)(d) में लोगों को दी गई है। व्यक्ति भारत में कहीं भी घूम सकता है। 19(1)(e) में क्या है, निवास या बसने की स्वतंत्रता है। लोग अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाकर बस सकते हैं, ये लोगों को आज़ादी है। 19(1)(g) में क्या है, आजीविका की स्वतंत्रता है यानी लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं अपनी आजीविका के लिए। ये सब जो हमें स्वतंत्रता यानी फ्रीडम दी गई है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और आर्टिकल 20 की बात करते हैं, दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण में कितने आर्टिकल है, ये देखिए 20(1) में है कार्योत्तर विधियों में संरक्षण है यानी जो कानून की विधियां इसमें भी संरक्षण की बात की गई है। 20(2) में क्या है, आर्टिकल नंबर 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण यानी किसी भी अपराध के लिए लोगों को केवल एक बार सजा दी जाएगी, उसको 2 बार सजाएं नहीं दी जा सकती यानी दोहरे दंड की जो है संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 20(2) में है। आर्टिकल नंबर 20(3) में क्या है, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं होगा यानी आपको फोर्स नहीं किया जाएगा अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए। उसके बाद आर्टिकल नंबर 21 की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी प्राण एवं दैहिक यानी जीवन जीने की आज़ादी लोगों को आर्टिकल नंबर 21 में प्राप्त है। और आर्टिकल नंबर 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके निःशुल्क शिक्षा के बारे में आर्टिकल नंबर 21A में डिफाइन किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करेंगे यानी जीवन जीने की आज़ादी है लोगों के पास, वो अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं। आर्टिकल नंबर 22 की बात करेंगे, गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण यानी यदि आपकी गिरफ्तारी हो रही है तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं शासन से कि आपने क्या अपराध किया है, किस लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए भी संरक्षण प्राप्त है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 3 यहाँ पर रहेगा क्योंकि हमने अभी देखा समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 3 रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल नंबर 23-24 में डिफाइन किया गया है। देखते हैं क्या है, 23 में लिखा हुआ है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का जो प्रतिषेध है इसके बारे में बात की गई यानी मानवों के साथ दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा और बलात् श्रम जबरदस्ती कोई कार्य नहीं कराया जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 23 में डिफाइन किया गया। आर्टिकल नंबर 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध यानी 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको जोखिम कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 24 में है। उसके बाद देखते हैं जो अपना आर्टिकल नंबर 4 है, आर्टिकल 4 में जो अपना चौथा मौलिक अधिकार है इसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को प्राप्त है। इसमें क्या क्या है, आर्टिकल 25 पढ़ते हैं, अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता यानी लोग अपनी अंतरात्मा के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जाति को किसी भी धर्म को माने, ये लोगों की आज़ादी है। किसी भी धर्म को मानने की जो आज़ादी है लोगों को प्राप्त है आर्टिकल नंबर 25 में।
अंतःकरण यानी लोग किसी भी कोई भगवान को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या नहीं अपना सकते, ये लोगों के पास आज़ादी है। आर्टिकल नंबर 26 की बात करेंगे, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य कर सकते हैं लोग, अपने घर पर करें या कई समितियां बना करके कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है इसकी आज़ादी दी गई है। धार्मिक आर्टिकल 27 है, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, यानी धार्मिक कार्यों के लिए कर नहीं लगेगा, इस पर मुक्ति दी गई है, यानी दान पर कोई कर नहीं लगेगा। यह आर्टिकल नंबर 27 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 28 में क्या है, शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता, यानी शिक्षण संस्थानों के बारे में किसी विशेष प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी किसी भी शिक्षण संस्थानों में। यह आर्टिकल नंबर 28 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 5 है, ये आर्टिकल नंबर 5 रहेगा। 5 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 5 की बात करेंगे। 5 में लिखा हुआ है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल नंबर 29-30 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 29 की बात करेंगे तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी भाषा, लिपि और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो उनके हितों के बारे में बात की गई है, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा को संरक्षित कर सकते हैं, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 30 की बात करेंगे तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना है, यानी लोग शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 30 में बताया गया है। और आर्टिकल नंबर 32, यानी जो अपना ये 6वां मौलिक अधिकार है, 6वां मौलिक अधिकार यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 32 है। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अर्थ क्या है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसकी न्याय के लिए, अपनी न्याय पाने के लिए आप किसी भी कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 32 में डिफाइन किया गया इसे। आर्टिकल नंबर 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रिट जारी की जाती है इसके संरक्षण में। कौन कौन से रिट है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किससे कहा था, आर्टिकल नंबर 32 को कहा था। और जो रिट का प्रावधान है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो कौन कौन से रिट को जारी कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो जारी करती है, और हाई कोर्ट। तो जब मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है किसी के द्वारा तो लोग न्याय पाने के लिए किसी भी कोर्ट में जाते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं चाहे हाई कोर्ट जाएं, तो उन्हें रीट के माध्यम से जो न्याय है वो दिलाया जाता है। तो इसके बारे में समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जो अपना रीट दिया हुआ है 5 प्रकार की, इसमें पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हीबियस कॉर्पस के बारे में बात की गई। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्यक्ति की प्रस्तुति की जाए, यानी जो व्यक्ति है किसी के मौलिक अधिकारों का हनन किया है तो उसकी प्रस्तुति के बारे में, कि जिसने मौलिक अधिकारों का हनन किया है उसको प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है परमादेश यानी मैंडेमस, यानी इसका अर्थ क्या होता है कि हम आदेश देते हैं, कोर्ट आदेश देती है, इसके बारे में बताया गया है। और तीसरा क्या है, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, यानी मना करती है कोर्ट। कोई व्यक्ति किसी मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हिबियस कॉर्पस के अकॉर्डिंग किया गया, उसे प्रस्तुत किया गया। दूसरा क्या किया गया, परमादेश यानी मैंडेमस आदेश दिया गया। तीसरा जो है प्रोहिबिशन यानी मना करता है। और चौथा क्या, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के बारे में पढ़ते हैं, इसे पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है। पोस्टमार्टम की संज्ञा किसे दी गई है, उत्प्रेषण को दी गई। इसका अर्थ क्या होता है, पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना। उसके बाद आर्टिकल नंबर 25 जो रीट है, रीट नंबर 5 की बारे में बात करते हैं। अधिकार परीक्षा यानी कोवेरेंटो के बारे में बात की गई है। अधिकार परीक्षा यानी जो व्यक्ति किसी के मौलिक अधिकारों का हनन किया होता है उससे कोर्ट के द्वारा पूछा जाता है कि आपका अधिकार क्या है, किस अधिकार से आपने इस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन किया, यानी कोवेरेंटो अधिकार परीक्षा के अकॉर्डिंग उसे पूछा जाता है। ये देखिए, हमने मौलिक अधिकार पढ़ा, मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए जो रीट का प्रावधान था उससे भी पढ़ा। और आर्टिकल नंबर 32 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कही है। तो हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ें। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो अपने मौलिक अधिकार है किस प्रकार से लोगों को प्राप्त हैं, कितने अधिकार प्राप्त हैं, और किस प्रकार से लोगों को आज़ादी है बसने की, आजीविका की, बहुत सारी जो आज़ादियाँ हैं वो लोगों को प्राप्त है। अगर मौलिक अधिकार नहीं होता
तो ऐसा सोचना मुश्किल है कि आज हम समाज में इस तरीके से रह पाते, लोगों के मन में इतनी जो इक्वालिटी की भावना है वो हो पाती है, जो अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का जो अंत है वो हो पाता। आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लोग आज भी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और लोगों को निम्न समझ के उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो संविधान में संरक्षण दिया गया लोगों को, जिनके साथ लोग बुरा बर्ताव करते हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर न्याय पा सकते हैं, न्याय की अपील कर सकते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार है ये हमें समाज में जीना सिखाती है। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जिसमें आपकी खुशी हो आप उससे जी सकते हैं, अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार व्यतीत कर सकते हैं। इसके बारे में हमारे मौलिक अधिकारों में बताया गया है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। मौलिक अधिकार क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया गया, कैसे इसको संरक्षित किया गया कोर्ट के द्वारा, इन सब चीज़ों के बारे में आपने अच्छे से समझा। आई होप क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी, वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।